अच्छा, आज मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि यार मैं बीएनएल में ज़रा देख लूँ, इसमें क्या चल रहा है। वो तो ये चाह रहा था कि इन्वेस्ट करूँ, बहरहाल मैंने कहा इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा-सा सी बात है, जब आप किसी स्टॉक में जा रहे होते हैं, पैसे डाल रहे होते हैं, तो थोड़े से फाइनेंशियल्स को देखना ज़रूरी है। तो मैंने कहा ज़रा देख लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि क्या चल रहा है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो करंट सिचुएशन क्या चल रही है वो देखनी है, दूसरा आपने देखना है कि शेयर स्प्लिट हो रहा है। तो शेयर स्प्लिट के बाद के क्या मामलात होंगे, अभी तो जो खबरें चल रही हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले इसका ये 5 साल का ग्राफ देख लेते हैं। ये 5 साल का ग्राफ इसका 33, 32 इसके राउंड अबाउट चल रहा था। 2022 में, 23 में 15 पे आया, 24 में फिर 14 पे चल रहा है और 14.15 यानी 15, 16, 17, 18 पे 25 तक चल रहा था। फिर यहाँ पे आती है तकरीबन अप्रैल में जाके इसने एक हल्का-सा जंप लिया, ऊपर गया लेकिन फिर वापस आया 25 के राउंड अबाउट। अब यहाँ पे मई और जून के बाद इसने एक स्टीप इंक्लाइन किया है और ये गया है तकरीबन 150 के करीब। यानी अगर किसी ने ये लिया है ₹13 पे, तो ये तकरीबन 170 को टच करके वापस आ चुका है, 1 साल के अंदर-अंदर। इसमें देख लेते हैं, इसमें कुछ जान भी थी फाइनेंशियल्स में, ये जस्ट हवा में ही ये सारी काम हो रहा था। जस्ट पंप हुआ पैसा और अब डंपिंग की तैयारी है। और उसमें फिर सोने पे सुहागा शेयर स्प्लिट की कहानी भी आ गई। तो इसको देखेंगे कि आम आवाम इसमें कहीं ट्रैप तो नहीं हो रही, जो दूसरों को भी सजेस्ट कर रही है कि यार खरीद लो, खरीद लो। पूरा फाइनेंशियल्स में देखेंगे, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 वीक की रेंज आ रही है 52 वीक्स की। ये 13-14 से तकरीबन 170 पे गया है। डे रेंज इसकी 133 और इस पे चल रहा है। और अभी अगर करंट की बात करें तो ये तकरीबन 133.96 पे क्लोज़ हुआ है लास्ट ये फ्राइडे को। तो कंपनी का प्रोफाइल देख लेते हैं। हो सकता है कंपनी कोई बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ें बना रही हो, तो उसमें भी हम देखेंगे कि कंपनी बना क्या रही है, उस वजह से हो सकता है रॉकेट कर गया हो। बनी फूड वाज़ इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1980 में बनी थी। रिपील कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1913 पाकिस्तान बनने से पहले जो था उसके अकॉर्डिंगली ये बनी है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकरी एंड अदर फूड स्टफ, बेकरी का सामान और उस किस्म की ये चीज़ें बना के बेच रही है। अच्छा जी, ये उमर शफीक साहब है, इनके सीईओ हैं। चेयरमैन सादिया उमर हैं और ऑडिटर अगेन मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल। क्यों? ये आप फर्स्ट सेशन लाइव सेशन में देख लें क्यों मज़ीद एक्सप्लेन नहीं मैं करना चाह रहा है इस लेवल पे। अच्छा, शेयर रजिस्ट टोटल शेयर्स इसके 66 मिलियन के हैं जो मार्केट में हैं। ये फ्यूचर में काम आएँगे, इसको ज़रा देख लेते हैं कि क्या सीन है इसका। तो टोटल शेयर्स मैं यहाँ पे इसके लिख के ले रहा हूँ इतने। अब मैं जाता हूँ फाइनेंशियल्स पे और अगेन बाकी जो कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है उसको ज़रा देख लेता हूँ। अच्छा, अब इसकी पे आउट्स वगैरह का देख लेते हैं। पे आउट इसने 2021 में किया था, उससे पहले 18 में किया है। बोनस शेयर्स को थोड़ा-सा डिविडेंड दिया है और उसके बाद 2004 और 9 में, यानी पे आउट्स ना होने के बराबर हैं। इसके बाद जी प्रॉफ़िट पे चले जाते हैं। प्रॉफ़िट्स हो सकता है कोई एक्स्ट्रा बनाए हों, उसकी वजह से ऊपर जा रहा हो। तो ये आप देख सकते हैं कि 22 में ₹2 का तकरीबन और फिर ₹2 का लॉस और अभी 25 में 4 तकरीबन साढ़े 4-5 रुपए का प्रॉफ़िट। क्वार्टरली अगर मैं देखूँ तो क्वार्टरली इसने 45 पैसे का, ₹1.24 का, 55 पैसे का और ₹2.43 का प्रॉफ़िट बनाया है। सो प्रॉफ़िट कोई इतने वो आप नहीं कह सकते कि प्रॉफ़िट्स की बेसिस पे ये जंप किया है। ख़ैर अभी हम कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करते। नेक्स्ट एक इसकी देख लेते हैं क्वार्टर की फाइनेंशियल ज़रा उसमें क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं कि ये बनाते क्या हैं। ये डबल रोटी वग़ैरह अगेन बेकरी प्रोडक्ट जैसे उन्होंने मेंशन किया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हल्की सी नज़र लगाते हैं। सादिया उमर है, उमर शफीक चौधरी हैं, आई थिंक रिलेटिव है मानूर चौधरी, मिस माहन उमर। अगेन फैमिली बिजनेस सॉर्ट ऑफ लग रहा है। सो अगेन मेरे लिए सॉर्ट ऑफ रेड फ्लैग है। आप लोग अगर फैमिली बिजनेसेस में इंटरेस्टेड हैं तो फिर उनमें देख लें, वरना नॉर्मली ये मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क होता है कि जब हर बंदा ही आपका बैठा हो तो वहाँ पे क्या कंट्रोल होगा और क्या रिपोर्टिंग होगी। बहरहाल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं। ठीक है जी, ऑडिटर अगेन नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप कर लें। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ ये आप लोग फर्स्ट लाइव सेशन में जाके देख लें। सेकंड उसके बाद आ जाते हैं जी इनकी कंटीजेंसीज एंड कमिटमेंट। नो मेजर चेंजेस इन, ठीक है जी, ओके हो गया। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जी एसेट्स पे। एसेट्स में कोई ख़ास चीज़ नहीं है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉज़िट्स
कोई खास चेंज नहीं है। स्टोर स्पेयर्स, लूज टूल्स को नॉर्मल कोई चेंज नहीं है, बल्कि यहाँ पे उल्टा स्टॉक इन ट्रेड में बढ़ गया। तो नॉर्मली ये एक बैड सिचुएशन कंसिडर होती है कि यार आप माल लेके रखी जा रहे हो, खासकर बेकरी आइटम्स में। जब आप माल लेके रखी जा रहे हो तो वो खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पेरिशेबल होता है। बहरहाल आगे किसी ने मजीद देखना हो तो 6 नंबर नोट पे जाके देख सकता है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें रॉ मटेरियल में क्या ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो नेगेटिव इंडिकेशन है वो यहाँ पे इसके रिसीवेबल हैं। आपने बेकरी माल बेच रही है और बेचने से उसके रिसीवेबल बढ़ रहे हैं। यानी कैश नहीं आ रहा, मार्केट में पैसा फँसाई जा रही है चीज़ें लेके और वो रिकवर नहीं हो रहा। पहले 499 मिलियन का था, आई थिंक ये रुपीज़ इन थाउज़ेंड में नहीं है। ठीक है जी, पहले 499 मिलियन का था, अभी 624 मिलियन का हो गया है। और देख सकते हैं कि हालात तरफ जा रहे हैं। डेफ़िनेटली अगर ये मार्केट में फँसेगा, बैड डेट्स होंगे, बैड डेट होने के बाद अगली दफ़ा बैड डेट मतलब लोग पैसे नहीं देंगे, तो वो अगले में ही क्वार्टर्स में जाके आप नुकसान बुक करेंगे। जब नुकसान बुक करेंगे आपकी अर्निंग कम होगी, और जब अर्निंग कम होगी तो डेफ़िनेटली आपकी ईपीएस गिरेगी। ईपीएस की बेसिस पे फिर जब म्यूचुअल फंड्स और बाकी लोग डिसीजन लेंगे तो वो सारा सेलिंग की तरफ आएँगे कि यार इसकी तो हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रही। खैर चलें, यहाँ तक तो ठीक था। अब इक्विटी वाली साइड पे आ जाते हैं। इक्विटी इसकी ले लेते हैं, ज़रा इसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि बुक वैल्यू चल क्या रही है इसकी। अच्छा जी, ये इसकी मैंने बुक वैल्यू ले ली है। ये ली कहाँ से अगेन, ये इसकी इक्विटी की वैल्यू थी। टोटल इक्विटी मैंने ले ली, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ टोटल इक्विटी को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से, तो हर शेयर होल्डर के पास अगर आज के दिन ये कंपनी बिकती है तो वो कितना पैसा मिलेगा। लेट्स सपोज वो 100 की चीज़ है, वो 100 की ही बिक जाती है तो 42 है। तो जब भी कोई भी बड़ी कंपनी बिकती है और स्मॉल पार्ट्स में बिकती है, वो कभी भी पूरे पैसे नहीं रिकवर करती। वो डेफिनेटली 70% 60% उसके अगेंस्ट रिकवर करेगी। तो राउंड अबाउट 42 की अगर मैं 100% भी बेचूं कि यार आज के दिन ये कंपनी बेचनी है और पूरी उस वैल्यू पे बेचनी है जो मार्केट में फेच करेगी, या पूरे की पूरी कंपनी बेचनी है, तो फी शेयर होल्डर को 42 मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको तोड़ के बेचोगे तो राउंड अबाउट 70% के वो चीज़ चली जाती है जो मैं अपनी कैलकुलेशन में लेता हूँ। तो राउंड अबाउट ये 29-30 के राउंड अबाउट ये शेयर समझ आता है। और अगर इससे ऊपर मैं इसको थोड़ा डिस्काउंट दूँ कि नहीं यार मुझे पर्सनल एक वो खुशी है इसको देख के, या मेरा लगाव है कंपनी के साथ, तो 42 के राउंड अबाउट ये शेयर फिर भी समझ आता है। बेस्ड ऑन इक्विटी अर्निंग्स पे क्या आता है वो फिर हम उसको दोबारा देख लेते हैं। तो हमारे पास सॉर्ट ऑफ 2 फिगर्स हो गई फ्यूचर को असेस करने के लिए कि यार एक तो ये हो गया इस 42 की, एक 29 की, और अब एक तीसरी फिगर हम चलते हैं उस पे बाकी चीज़ों पे। अब आ जाते हैं जी लोन्स पे। लोन इसका पहले 347 का था, अभी 470 का हो गया है। लोन्स बढ़ गए हैं, उधर से रिसीवेबल बढ़ गए हैं, इधर से लोन बढ़ गए हैं। तो आप एक साइकिल देख सकते हो कि यार इस लोन लेते हैं, लोन से चीज़ें बनाते हैं, चीज़ें मार्केट में बेचते हैं उधार पे, और मार्केट से पैसा रिकवर नहीं हो रहा। तो अगली दफ़ा इनको फिर मज़ीद उधार लेना पड़ेगा। कब तक लेंगे ये? कब तक ये साइकिल चलेगा? तो ये साइकिल अनलेस कि मैनेजमेंट एक्टिवली इस चीज़ को कंट्रोल करती है और रोकती है, तब तक ये आई थिंक ये साइकिल चलेगा। अच्छा, डेफर्ड लायबिलिटीज़ कुछ थोड़ी-सी डेफर्ड लायबिलिटीज़ पे हुई हैं। इसका ब्रेकअप आप जाके देख लीजिएगा, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मेजर होगा, वही ब्रेकअप दिया होता है इसका लायबिलिटीज़ का। खैर कुछ लायबिलिटीज़ हम जाके अभी आगे देखेंगे। अदर पेबल्स अगेन 117 के थे, मिलियन के थे पेबल्स, वो 692 पे चले गए। यानी जिनसे माल खरीद रहे हैं, उनको भी पेमेंट नहीं कर पा रहे, उनका भी पेबल खड़ा होता जा रहा है। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इन्होंने 568 की थी, अभी 420। यानी लॉन्ग टर्म में इन्होंने पैसा लिया, बड़े कर्जेदार से लंबे टर्म के लिए, और छोटे को जिसको देने थे उसको पैसे दे दिए। तो ये को थोड़ी-सी पाकिस्तान की स्टोरी से मिलती-जुलती लग रही है कि हाँ भाई एक कर्जा ले लो और दूसरे को दे दो। चलो कैश मैनेजमेंट तो आई थिंक ज़ीरो है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस वाली साइड पे जाके देखते हैं। अच्छा, लाइकवाइज़ ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा-सा इम्प्रूव हुआ है मार्जिनली, गुड सेल्स 20% इंक्रीज़ हुई है राउंड अबाउट, तो अगेन रीज़नेबल समझ आती है बात, अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ है। अगेन फाइनेंस कॉस्ट पे जाएँ तो फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है। ये कम होना इनकी अपनी परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक सो कि इंडिकेट करती है। जब ये 30 सितंबर 2024 में इंटरेस्ट रेट था काइबर का 15-16 पे चल रहा था या 17 पे, और अभी काइबर चल रहा है 9-10 पे। तो तकरीबन हाफ़ का फ़र्क आया है, और हाफ़ का ही तकरीबन फ़र्क आपको यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट में आ रहा है। यानी इनका कोई कमाल नहीं है।
ये वैसे ही इंडस्ट्री में काइबर नीचे आ गया तो फाइनेंस कॉस्ट कम हो गई। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट कम होने से अभी एक इम्पैक्ट आया मेजर, और एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है यहाँ पे इनका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने से। तो अभी की जी ईपीएस अर्निंग पर शेयर आई है 2 रुपये 43 पैसे। अभी मैं 2 रुपये 43 हिसाब से अगर इसकी वैल्यूएशन करूं तो 2 रुपये 43 पैसे के हिसाब से अगर मैं इसकी वैल्यूएशन कर रहा हूं तो ये क्वार्टर की अर्निंग है। अगर साल की अर्निंग में लूं कितनी बनेगी, मैं सिंपल इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, इस साल की आ जाएगी मेरे पास एनुअल प्रोजेक्टेड ईपीएस। ये आ गई है ऑलरेडी मेरे पास 20% रिटर्न के साथ जी। इसको मुझे चाहिए कि यार मुझे 20% रिटर्न चाहिए। 20% क्यों चाहिए मुझे रिटर्न, और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि 10% तो नॉर्मली मुझे बैंक दे रहा है। तो अगर विदाउट रिस्क, बगैर कुछ किए मुझे बैंक 10% दे रहा है, मैं मार्केट में आ रहा हूँ तो रिस्क ले रहा हूँ। एक तो कंपनी का रिस्क ले रहा हूँ, दूसरा अपनी इन्वेस्टमेंट डी वैल्यू होने का रिस्क ले रहा हूँ, तीसरा उसके प्रॉफिट मीट करे ना करे। सो एक सॉर्ट ऑफ रिस्क फैक्टर है। तीसरा, अगर कंपनी अर्न भी कर ले, मुझे डिविडेंड देगी कि नहीं देगी। वो डिविडेंड अगर नहीं देगी तो री इन्वेस्ट करेगी, तो फ्यूचर के लिए मजीद मेरा रिस्क मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 10% मैं ले लूँ विदाउट एनी रिस्क बैंक से, या 20%, मिनिमम 20% मुझे कंपनी को ऑफर करना चाहिए। या कमा रही हो तो ठीक है यार, मैं कहूँगा चलो मैं कंपनी में लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 20 से डिवाइड करूँ इसको तो ये राउंड अबाउट 48 की फिगर बन रही है इस रिटर्न पे। 48 या तकरीबन 48.6। तो अभी हमारे पास 3 किस्म की फिगर्स आ गई। बहुत ही कंजर्वेटिव में होके सोचूंगा तो 29 पे, अगर मैं इसको थोड़ा डिस्काउंट दूं बुक वैल्यू के, आज के दिन ये बिकते तो ये 42 पे है, और अगर मैं 20% रिटर्न के साथ इस साथ लेके चलूं तो ये राउंड अबाउट जा रही है 48.6 पे। और ये अभी चल कितने पे रही है, ये अभी जी चल रही है 133.96 पे, यानी 48-50 के करीब। फिर भी कुछ समझ आती है, लेकिन 133 पे बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा, अब इस पे सोने का, इसके साथ जो सोने पे सुहागा होगा वो आपको शेयर करता हूँ। ये हो गया जी शेयर स्प्लिट। अब शेयर स्प्लिट होने से क्या होगा जी, ये मेरी वैल्यूएशन थी पहले की। अब शेयर स्प्लिट होने से क्या होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 10, सिंपली जो शेयर्स थे वो बढ़ गए। अब अगर मैं वैल्यूएशन करूंगा, अब वैल्यूएशन कैसे मैं करूंगा, इक्विटी डेफिनेटली सेम ही रहेगी, इक्विटी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना। तो अब अगर मैं इसकी बुक वैल्यू लूंगा पर शेयर, तो अब ये 4 रुपये 21 की बनेगी। और जब दोबारा मैं फोर्स्ड सेल वैल्यू लूंगा तो ये 2 रुपये 94 की बनेगी। ये क्या हुआ, शेयर स्प्लिट हुआ है। अच्छा, शेयर स्प्लिट होने के बाद अब क्वार्टर की अर्निंग्स अगेन मैं इसकी टोटल ले लेता हूँ। अभी इसकी ये जो अर्निंग है ये डिवाइड होगी ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स से ना, क्योंकि 10 टाइम्स शेयर्स बढ़ गया है। तो मैं इसको, ये तकरीबन 24 पैसे के करीब आएगी। अभी अगर मैं एनुअल पे इसकी लेके जाऊँ तो ये एनुअल की कितने के करीब आई जी, एनुअल की 1 रुपए की। और इसकी बेसिस पे अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूँ तो शेयर कितने का होना चाहिए, 4 रुपये 96 पैसे, 86 पैसे का। सो डेफिनेटली जब आप लोग ये शेयर स्प्लिट के बाद देखोगे कि यार ये चल रहा था 150 पे, तो जो बंदा है इसको यहाँ से 16 से उठा के लेके गया हुआ है, यहाँ से 16 से उठा के लेके गया है 150 पे तो पहले तो उसने जो 150 पे प्रॉफिट बनाया है, 16 से 150 जो इसने प्रॉफिट बनाया है, एक तो प्रॉफिट ये है जो इसने 16 से 150 पे बनाया है। और अगर मैं ये देखूं कि ये कितना प्रॉफिट है, तो ये देख सकते हैं आप कि ये तकरीबन बनेगा 134 रुपये पर शेयर का। अब जब ये स्प्लिट होगा, लेट्स सपोज ये अभी चल रहा है 138 पे, 138 पे अगर ये स्प्लिट होता है 138 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितने पे अब ओपन होगा, ये ओपन होगा 13 रुपये 8 पे। आप लोगों को क्या नजर आ रहा होगा कि हाँ यार ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि आपके जेन में है 150, 134, 132, तो वो हो सकता है 130, 40, 35 वहां पे जाके सेल करे, और वो यहाँ से जो ऊपर फिर जाएगा तो वो फिर प्रॉफिट बनाएगा। तो 134 रुपये पहले उसने 150 पे अगर लेके सेल किया तो बनाया, फिर अगर कुछ उसने होल्ड किया हुआ है वो उसकी कॉस्ट उसको क्या पड़ेगी, 13 रुपये 80 पैसे। जिसने 134 पे बाय किया है वो भी 13 रुपये 80 पड़ेगी। और ये थोड़ा सा जैसे ही ऊपर जाएगा वो सेलिंग स्टार्ट कर देगा, और 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 25 से ऊपर आई डोंट थिंक सो कि वो जाएगा, वो निकालने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये ऑलरेडी शेयर है कितने का, 4 रुपए का। अगर अर्निंग्स की बेसिस पे ये कांस्टेंट रहे तो, और अगर
आज के दिन कंपनी बिकती है तो ये ₹4.21 का होगा आफ्टर स्प्लिट। तो उनकी मैक्सिमम यही कोशिश होगी कि वो निकलें जितनी जल्दी इससे हो सके। क्योंकि इतना भी उनको फिर भी कॉस्ट पड़ रही होगी जो अभी भी एंटर होंगे। तो इसलिए इससे बचें, ये किसी टाइम भी आप लोगों का नुकसान कर सकता है। डेफ़िनिटली मेन जो क्वांटिटी होल्ड करके बैठा है, जब उसने सेलिंग स्टार्ट करनी है, आपको समझ नहीं आएगी। आप ये समझ रहे होंगे कि नहीं यार, इस प्रोसेस में से मैं निकल जाऊँगा, लेकिन आप नहीं निकल पाओगे। इतनी तेज़ी से सेलिंग आएगी कि आपको समझ नहीं आएगा। सेम काम हुआ बीको में, सेम काम हुआ बीएमएल में। ऑलरेडी आप जाके डेट्स देख लें, उनके ग्राफ देख लें। पहले मैंने बता दिया था कि यार ये चल रहा है, और उसके बाद भी अवाम फँसी है, और फँसने के बाद फिर आगे कहते हैं शादाब भाई बता दें यार इसका क्या करें, स्टक है हम। तो आप देख सकते हैं कि भाई आप जब खुद मिस्टेक्स करते हो, फिर मार्केट रूथलेस है। अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, और ये जो यकदम ऊपर जाते हैं और यकदम नीचे आते हैं, ये नुकसान करेंगे आपका और मार्केट का भी इन अ सेंस नुकसान है। कि यार उनको जंप करके जिसने एक आधे ने बना लिया वैसा, तो क्या करेगा वो? अगली दफ़ा अगले किसी और में हार जाए। सो इन्वेस्टिंग की तरफ जाएँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये बाय सेल कॉल, ये इस पे मत जाएँ। ये जो लोग बैठे हुए हैं मार्केट में कहते हैं हाँ, ले लो, ये ले लो, वो ले लो, किसी को कुछ भी नहीं पता। मेजॉरिटी पंप एंड डंप करवा रहे हैं कि ये ले लो, जैसे ही वो लेने लगती है अवाम, वो उसमें जाके अपना माल बेच देते हैं। वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे इकट्ठा कर रहे होते हैं। जब आपको कॉल आती है कि कूदो, तो वो उस टाइम बेच देते हैं। लाओ माल जब वो कर रहे होते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं आप लोग। आपसे कहा जा रहा होता है। सो हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।